रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस न्यू बुक जो आई है उसकी प्रोग्रामिंग के हवाले से आज हमारा दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो आज जो है हम उसको आगे करेंगे, हम अपने जो सिलेबस है उसका आगाज़ करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उनमें क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा रिजर्व वर्ड्स, यानी कि की वर्ड्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी सी प्रोग्राम का बेसिक ढांचा जो होता है वो क्या है। एक्टिविटी 1.4 यानी कि एक प्रोग्राम है उसको करेंगे। सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स, ये क्या होते हैं। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आ जाती है रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो पहले कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। रिजर्व वर्ड का दूसरा नाम होता है कीवर्ड। तो आप लोगों को दोनों में से जो भी आता है आप लोगों ने एक ही मतलब इसका लेना है। अब ये रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग प्री डिफाइंड होता है, यानी कि लैंग्वेज के अंदर जो पहले से डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग। ऐसे अल्फाज जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड, जो कि पहले से लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन होते हैं। इनको डिफाइन करने की या डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स में आप लोगों के बहुत सारे आ जाते हैं। टेबल बना हुआ है जिसमें आप लोगों का इंट आ जाता है, फ्लोट आ जाता है, फॉर आ जाता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं जो टेबल कंप्लीट। यहाँ पे मैं आप लोगों को टेबल भी दिखा देता हूँ। आप लोगों का पेज नंबर 6 पे ये टेबल बना हुआ है, ये वाला टेबल। इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। अब इन कीवर्ड्स को हम प्रोग्राम में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम के अंदर उसको पहले से डिफाइन किया गया है और उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और नीचे एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में ये कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इन सर्कल द रिजर्व वर्ड्स इन सी लैंग्वेज। तो इसमें रिजर्व वर्ड कौन से हैं। इंट एक रिजर्व वर्ड है, उसके बाद आप लोगों का केस बन जाता है, रिटर्न भी है, उसके बाद मैथ। यहाँ से आप लोगों ने बस डोंट लेना है ना, सारा जो होगा उसको सर्कल कर देना है। तो ये आप लोगों का एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जो मेन हमारा टॉपिक है ना वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम लिखते हुए प्रोग्राम का जो बेसिक ढांचा है वो क्या होता है, प्रोग्राम हम किस तरह से लिखते हैं, क्या क्या उसके मेन पार्ट्स होते हैं। तो ये जो चीज़ें होंगी वो हम देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, यानी सी के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखा करेंगे उसकी बेसिक क्या चीज़ें हैं, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हेडर सेक्शन, जिसको हम हेड भी कह सकते हैं और हेडर सेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, मैं आसान अल्फाज में आसान जो चीज़ें होंगी ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 2 पे जो चीज़ होती है वो होता है मेन फंक्शन। नंबर 2 पे क्या होता है, मेन फंक्शन। और नंबर 3 पे इसके आ जाता है प्रोग्राम बॉडी आ जाती है, प्रोग्राम बॉडी। इसका दूसरा नाम हम सी स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। इसको प्रोग्राम बॉडी कहते हैं। नॉर्मली इसको आपने याद रखना है, ये प्रोग्राम बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। और इसको हम सी स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम सी स्टेटमेंट्स भी हो सकता है। इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा एक प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं जी हेडर सेक्शन क्या होता है। हेडर सेक्शन में सबसे पहले हम यूज़ करते होते हैं हैश, इंक्लूड एंड देन एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करके इसके अंदर हम लिखते होते हैं stdio.h। और एक और चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं conio.h। अब इसका मतलब और इसका मतलब क्या होता है। stdio.h इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और एच से मुराद है हेडर। इस चीज़ को शो कर रहा है, हेडर को, हेडर सेक्शन को। और कौन आईओ का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो ये इन दोनों का मतलब होता है। बेसिकली ये होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम होता है। सबसे पहले हम हर प्रोग्राम के स्टार्ट में लिखा करते होते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और फिर लिखते होते हैं हैश इंक्लूड conio.h। यानी कि हर प्रोग्राम में, किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो, उसमें सबसे पहला काम आपने ये वाली लाइन ऐड करना होती है। ये हेडर सेक्शन होता है, यानी कि ये आपको लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करने के लिए, यानी कि उनके साथ कनेक्ट करवाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है जी हैश इंक्लूड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वॉइड मैन फंक्शन। इसके बाद जो हम चीज़ लिखते होते हैं ना वो होता है वॉइड मैन और ये ब्रैकेट्स। ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम।
ये मेन फंक्शन होता है, यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है। इसका काम होता है लाइब्रेरी फाइल्स को यानी कि प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करवाना, यानी कि अटैच करना, इसमें ऐड करना। उसके बाद हम वॉइड मैन, ये 3 लाइनें जो होंगी हर प्रोग्राम से पहले, ये 3 लाइनें लाजमी लिखनी पड़ेगी हमें, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये समझ लें, ये मेन चीज़ है जो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोग्राम के लिए। उसके बाद बेटा होता है तीसरा प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी जो होता है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी लाइंस जो लिखी हुई है वो प्रोग्राम की बॉडी है। पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद stdio.h। ये हर दफ़ा कोई भी प्रोग्राम आप लिखो ना तो उसके स्टार्ट में आपने ये 2 लाइनें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है वॉइड मैन, ये फंक्शन होता है जो प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, और उसके बाद आपने ब्रैकेट्स लिखनी है, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो प्रोग्राम बॉडी होगी। ये इसका हो गया हेडर सेक्शन, ये इसका हो गया मेन सेक्शन, और ये इसकी होगी बॉडी। हर प्रोग्राम जो है वो इसी तरह स्टार्ट होगा। चेंज क्या होगा, कोड में चेंज होगा सिर्फ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोग्राम लिखना हो वो हम बॉडी के अंदर एक्सचेंज करते रहेंगे, उसमें चेंजिंग करनी हो, जो भी चीज़ें करनी हो वो सारी किस में चेंज होंगी, आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने इन चीज़ों को देखना था। अब इस तरह से हम प्रोग्राम लिखा करेंगे। नेक्स्ट अब प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम जब लिखूंगा ना तो फिर आप लोगों को सब कुछ आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है ना 1.4, उसको देखते हैं। आप लोगों की एक्टिविटी लिखी हुई है, ये साथ साथ आप लोगों को बुक भी दिखाता रहूँगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पेज नंबर 8 पे आप लोगों का एक्टिविटी लिखी हुई है, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। कि एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सा पार्ट क्या है। तो ये मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करवाता हूँ। ये है जी हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कौन io.h। उसके बाद है void main, और फिर अंदर लिखा हुआ है printf। क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है इसके अंदर I am a student of class 10, लिखा हुआ है I am student of class 10। मैं पूरा नहीं लिखता ताकि टाइम जाया हमारा ना हो। ये यहाँ पे हमारा हमने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी चीज़ क्या है। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये जो है ये हमारा हेडर सेक्शन है। ये क्या है, हेडर सेक्शन है। ये हमारा आ जाएगा मेन सेक्शन, और ये जो हमारा आ जाएगा ये कहलाएगा प्रोग्राम बॉडी। जस्ट हमने इस एक्टिविटी में ये करना था परफॉर्म कि हमारे पास कौन सा हेडर सेक्शन है, कौन सा मेन सेक्शन है और कौन सा प्रोग्राम बॉडी है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोग्राम में कौन सी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो ये तो आसान सी चीज़ें थी। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कमेंट्स। आप लोगों ने देखना है यहाँ पे पर्पस ऑफ राइटिंग कमेंट्स लिखा हुआ है। 2 पर्पस इसने बताए हैं। वो कहता है दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड अवर कोड, और नेक्स्ट कहता है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर ओन कोड इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। अब कमेंट्स होते क्या है नॉर्मली, अगर कमेंट्स का मैं आप लोगों को बताऊँ ना, कमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं ये जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, सिंगल लाइन कमेंट को इस तरह से लिखते हैं और डबल लाइन कमेंट को हम स्टेरी के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई कमेंट लिखना है, मैं कहता हूँ ये जो है प्रोग्राम बॉडी है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, मैं कहता हूँ दिस इज प्रोग्राम बॉडी, दिस इज प्रोग्राम बॉडी, और इसको यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन प्रोग्राम के अंदर चलेगी नहीं, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये जस्ट इसलिए होती है कि मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, आप अब उस प्रोग्राम को पढ़ रहे हो, और मैं हर लाइन का मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखता जाता हूँ कमेंट की सूरत में। तो जब आप प्रोग्राम पढ़ रहे होगे ना, साथ में उसका मतलब भी लिखा होगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोग्राम की बॉडी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस इज़ मेन सेक्शन, दिस इज़ हेडर सेक्शन, अगर लिखा हो साथ में तो आप लोगों को तो समझने में आसानी होगी ना। तो कमेंट का मकसद ये होता है बेटा कि जो पढ़ने वाला बंदा होता है उसको समझ आ जाती है कि इस कोड में क्या क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। और जब आप अपना कोड कुछ सालों के बाद फिर से अगर ये प्रोग्राम पढ़ना चाहो, तो आप लोगों ने जब ये साथ साथ चीज़ें लिखी होंगी, कमेंट्स लिखे होंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका मतलब मैंने ये लिखा था, इसका ये मतलब था, ये मैंने कोड इसलिए लिखा था और ये कोड इसलिए लिखा था। अगर इस प्रोग्राम में देखा जाए ना, तो यहाँ पे देखें हैश इंक्लूड stdio.h के नीचे लिखा हुआ है, कमेंट में लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम डिस्प्ले आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन, कि इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। नीचे लिखा हुआ है बॉडी ऑफ मेन सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम हेयर,
लिखा हुआ है कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो इससे तो नए बंदे को पता चल जाएगा ना, आसानी हो जाएगी उसके लिए कि ये जी हेडर सेक्शन है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो कमेंट्स का मकसद ये होता है बेटा कि हमें ये पता चल सके कि हमारा जो प्रोग्राम है उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। अब एक प्रोग्राम करते हैं, उसमें कैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं वो भी आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम कॉन्स्टेंट्स पे जाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रोग्राम की सही तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से ये सारा साफ करता हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने लिखी हुई है। अब अपना नाम, अब एक प्रोग्राम जिसमें अपना नाम हमने डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए, इसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। हर प्रोग्राम में ये पहली 3 लाइनें और ब्रैकेट्स सेम रहेंगे। कोड में जो चेंजिंग होगी वो किस में होगी, सिर्फ इस बॉडी के अंदर। और कोई भी चीज़ हमें अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए हम प्रिंट एफ यूज़ किया करेंगे। प्रिंट एफ यूज़ किया करेंगे, प्रिंट एफ, और हमने लिखना है सिंगल डबल कोटेशन, ये होती है डबल कोटेशन, ठीक है। मैं अपना नाम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ अगर, तो मैं लिखूँगा डबल कोटेशन के अंदर अमीर हमज़ा, और इस ब्रैकेट को ख़त्म कर दूंगा तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब प्रोग्राम को एंड किस तरह किया जाता है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है गेट कैरेक्टर, इसके साथ हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं। यानी जब भी हमें प्रोग्राम एंड करना हो, ख़त्म करना हो, तो हम क्या लिखते हैं, गेट कैरेक्टर, और ये हम ब्रैकेट बंद करके इसको सेमी कॉलन के साथ एंड करते हैं। बस याद रखिएगा बॉडी के अंदर हर लाइन को सेमी कॉलन के साथ एंड करना है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम जब चलेगा ना, तो इसका मतलब यह है कि अमीर हमज़ा स्क्रीन के ऊपर दिखा दें, तो इसका आउटपुट आएगा अमीर हमज़ा। तो ये हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ये होता है सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड प्रोग्राम नहीं करवा रहा, अभी जितनी भी ये थ्योरी की चीज़ें ये क्लियर करके जो भी हमें फिर नेक्स्ट चीज़ें दी गई होंगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट, इसका जो टॉपिक है, टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जी पेज नंबर 9 पे, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। कांस्टेंट क्या होती है, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट अ फिक्स्ड वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील नहीं हो सकती। याद रहेगा आप लोगों को, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती। देखें जी, कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पेज नंबर 10 पे मिलेगी। कांस्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल 575.7 1500 etc। यहाँ तक आप लोगों ने इसको क्लोज करना है, ये आप लोगों की डेफिनेशन हो जाएगी कांस्टेंट की। साथ साथ मैं आप लोगों को निशान भी लगवाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपने तैयार करनी है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं, 3 तरह की टाइप्स लिखी हुई हैं इसकी। नंबर वन इसने टाइप लिखी है इंटीजर, रियल कॉन्स्टेंट्स, और तीसरा है हमारे पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। एक होती है इंटीजर इसकी, दूसरी होती है हमारे पास रियल कॉन्स्टेंट्स, और तीसरी जो होती है वो होती है हमारे पास कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। अब तीनों को बारी बारी करते हैं कि रियल कौन सी होती है, इंटीजर कौन सी होती है, और हमारे पास कैरेक्टर कौन सी है। अब इंटीजर्स वो होती हैं जिसमें नंबर्स आ जाएं, जिसमें क्या आ जाएं, इशारिये के बगैर नंबर आए, जिसमें 1 आए, 2 आए, -1 आए, -10 आ जाए, यानी माइनस या प्लस में कोई भी नंबर आ जाए, वो होते हैं इंटीजर्स वैल्यू। और रियल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, ये भी नंबर्स होते हैं लेकिन इसमें पॉइंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2.5 एक वैल्यू आ जाए, हमारे पास -3.5 आ जाए, माइनस में या प्लस में वैल्यूज़ आ जाएँ। यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है ना, इंटीजर्स में देखें उसने नंबर्स यूज़ किए हैं, और रियल में उसने देखें पॉइंट्स वाले नंबर यूज़ किए हैं। ये आप लोगों ने पूरा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए लिखा हुआ है मैंने सिंगल कोट्स के अंदर, मैं कहता हूँ जी 55 मैंने लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, मैंने अपना नाम लिख दिया है सिंगल कोट्स के अंदर। तो ये जो होते हैं सिंगल कोट्स, ये हमारे पास यूज़ होते हैं कॉन्स्टेंट्स के अंदर, ठीक है। तो इंटीजर्स कौन से हो गए, ऐसे नंबर जो प्लस और माइनस में हो, जिसमें इशारिया ना आए, वो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, यानी कि इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और रियल कॉन्स्टेंट्स वो वाले होते हैं जो पॉइंट्स में हो, प्लस में भी और माइनस में भी हो सकते हैं। और कैरेक्टर वो होते हैं जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखे जाते हैं। ये इस तरह जो सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हुई है वो कैरेक्टर कांस्टेंट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे कांस्टेंट्स, इनकी डेफिनेशंस भी आप लोगों ने देख लेनी है। कांस्टेंट की आप लोगों ने पहली लाइन करनी है, उसके बाद इंटीजर की 3 लाइनें पूरी करनी है, रियल कांस्टेंट की 3 लाइनें पूरी करनी है, और कैरेक्टर कांस्टेंट की भी 3 लाइनें पूरी करनी है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोगों को ये चीज़ें आसानी के साथ क्या आ जाएंगी, समझ में यहाँ पे आ जाएंगी।
तो ये हमारी थी आज के लेक्चर में, हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी थी। सबसे पहले हमने पढ़ लिया है जी रिजर्व वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग रखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जिसमें मेन सेक्शन, हेडर सेक्शन और प्रोग्राम बॉडी आ जाती है। उसके बाद हमने एक्टिविटी की, कमेंट्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखने के लिए जो अगर कोई नया बंदा पढ़ता है तो उसके लिए आसानी के लिए ये चीज़ें होती हैं कि हर चीज़ को, हर लाइन को हम डिफाइन कर दें कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो फिक्स होती हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकती। 3 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतनी ही चीज़ें थी। आप लोगों को अगर किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम वेरिएबल्स को देखेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो कल का लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छे से कमेंट लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।